नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो बात करेंगे हरियाणा की, जहां बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता में आकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि इस जीत की गूंज दूर दूर तक जाएगी। तो इसका एनालिसिस करेंगे, हरियाणा के जो रिजल्ट आए हैं। और इस बीच आपको बता दें ताजा खबर कि दिल्ली में हरियाणा के जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर यहां पर नायब सिंह सैनी जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, तीसरी बार सत्ता में आई है बीजेपी और बतौर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पेश भी इनको किया गया था। और एक बार फिर से जो है ये माना जा रहा है और ये तय माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी ही अब मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। एक बार फिर से हरियाणा की कमान उनके हाथों में होगी। गुलदस्ता भेंट करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की है पीएम आवास पर जाके। देखिए, इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं। और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। तो नायब सिंह सैनी को आपने सुना, साफ तौर पर जाहिर सी बात है काफ़ी खुश भी हैं। और आज प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करेंगे। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव, यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। कल पीएम ने काफ़ी तारीफ भी की थी नायब सिंह सैनी की। शपथ ग्रहण को लेकर और कैसा होगा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल, कुछ क्या इस वक्त चर्चाएं बीजेपी के भीतर? देखिए, बीजेपी के भीतर जो भी चर्चा होनी है, फिलहाल बता दें कि मैं धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर ठीक खड़ा हूं और यहीं पर जो है थोड़ी देर में जो हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी आने वाले हैं। और जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, उनसे मिलकर जो है विचार विमर्श करने वाले हैं कि किन किन मंत्रियों को जो है, किन किन विधायकों को मंत्री बनाया जाए, उनका पोर्टफोलियो क्या होगा, शपथ ग्रहण क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की है उसका मतलब कह सकते हैं कि अंदाजा किसी को नहीं था। नायब सिंह सैनी को इसका क्रेडिट जाता और खासतौर यह भी कह सकते हैं कि हारी हुई बाजी इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि जितने एग्जिट पोल की बात लीजिए, हरियाणा के जो भी जानकार हैं वह यह कह रहे थे कि इस बार जो है हरियाणा में बीजेपी का आना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के क्लियर कट मैंडेट बीजेपी लेकर आई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसका क्रेडिट जाता है नायब सिंह सैनी को जाता है, जो बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई लोकसभा चुनाव में। जिस तरह की पिछली बार उन्हें 10 से 10 सीट मिली थी, इस बार 10 से 10 सीट मिली, केवल 5 सीट मिली। और उसके बाद जो रणनीति बनाई गई, उसके बाद कईयों को टिकट काटा गया, 50 से ज्यादा लोगों को टिकट काटा गया। जो नाराज थे उनको मनाने के लिए नायब सिंह सैनी खुद उनके घर गए, एक एक लोगों को मनाया। और जिस तरह से सरकार की जो नीतियां थी उस नीतियों को घर घर पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस जो काउंटर स्ट्रेटजी जो बना रही थी, राजीव, आपने यहाँ पे कई एक अहम बात पर जोर भी दिया जो कि सही बात है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी को 10 में से 5 सीटें ही लोकसभा की हासिल हुई थी। उसके बाद पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी फटाफट से बीजेपी ने चेंज की हरियाणा चुनाव के लिए और उसका असर इन चुनावी नतीजों में साफ तौर पर झलका भी है। अब आपको हम मैप के जरिए, नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त मौजूदा स्थिति में दोनों ही दलों की, राष्ट्रीय दलों की अगर हम बात करें, कांग्रेस और बीजेपी,
कि इस मैप के जरिए आप स्थिति समझ सकते हैं। 2014 में आप देखिए किस तरह से जो नीले रंग में आपको नजर आ रहे हैं वो स्टेट जो कि कांग्रेस शासित, जहां पर कांग्रेस का दबदबा, और ऑरेंज कलर के जो है भगवा रंग में आपको बीजेपी नजर आ रही है। तो ये 2014 की स्थिति थी, मैप के जरिए आप देख पा रहे हैं। लेकिन 2024 में आप देखिए क्या स्थिति यहां पर परिवर्तित हुई। सब और आप देख रहे हैं भगवा रंग ज्यादा नजर आ रहा है, और कुछ स्टेट में जहां पर ये 3 स्टेट है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो ये स्थिति 2024 की है। तो ये हमने नक्शे के जरिए समझाई। एक और मैप हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभाली और वो पीएम बने, उसकी और उससे पहले की और अब की स्थिति आपको बताते हैं। बीजेपी पहले जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी, उससे पहले की स्थिति है। आप देख रहे हैं कुछ ही स्टेट्स में यहाँ पर बीजेपी आपको नजर आ रही है, और प्रधानमंत्री जब बन गए नरेंद्र मोदी उसके बाद, यानी बीजेपी पोस्ट मोदी अभी की क्या स्थिति है, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नेतृत्व जब नरेंद्र मोदी के हाथ में आई तो कैसे तमाम राज्यों में सरकारें बनी है। एक और नाम जिसकी काफी चर्चा होती है वो है ब्रांड राहुल गांधी की। अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने जब कांग्रेस में एक तरह से उनकी एंट्री हुई, उससे पहले की स्थिति आप देख सकते हैं। तमाम स्टेट्स, यहाँ पर आप नॉर्थ की तरफ देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ दक्षिण की तरफ देख सकते हैं, जहां पर राहुल की एंट्री से पहले की स्थिति है, जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी और दबदबा था। अब कांग्रेस की स्थिति फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। 3 स्टेट में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और ये तमाम स्थिति हमने आपको मैप के जरिए बताई। क्या स्थिति है, हम आकलन कर रहे हैं। जो नतीजे आए हैं हरियाणा के खास तौर से, क्योंकि सभी इससे चौंक गए हैं। एग्जिट पोल में भी कहीं दूर दूर तक अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि बीजेपी की वापस बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हो रही है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रवीश, यहाँ पर हरियाणा में आपने बहुत से जिलों में दौरा किया था, अब नतीजे सामने हैं, सभी चौंक गए हैं। आगे की बीजेपी की स्ट्रैटेजी और कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। किस तरह का मंथन पार्टियों के भीतर अब चल रहा है? जी बिल्कुल जया, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त अगर हम विधानसभा ब्यौरेवार अगर आंकड़े देखें तो 42 सीटों पर जो है वो कांग्रेस आगे थी और 44 सीटों पर बीजेपी आगे थी। तो इसका मतलब कि कांग्रेस अपने ही उस लोकसभा के ट्रैक रिकॉर्ड को बरकरार नहीं रख पाई और उससे नीचे चली गई। बीजेपी की ओर से अब ये कहा जा रहा है, चूँकि नायब सिंह सैनी का बिल्कुल मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, क्योंकि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने उनकी जमकर तारीफ की और 2 चीज़ें उनके बारे में कही। उन्होंने ये कहा कि नायब सिंह सैनी बहुत ही विनम्र और कर्मठ मुख्यमंत्री के तौर पर साबित हुए हैं अब तक। विनम्र इसलिए कहा क्योंकि जया, इस चुनाव में तमाम सारे लोगों के टिकट कटे, बहुत सारी नाराज़गी सामने आई। हम ही लोगों ने कई सारी खबरें चलाई। रामविलास शर्मा जो कि इतने कद्दावर नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, उनका तक टिकट काट दिया गया। उनके रोते हुए जो है वो वीडियो वायरल हुई। तो रामविलास शर्मा से खुद मिलने के लिए नायब सिंह सैनी पहुंचे, और न सिर्फ रामविलास शर्मा बल्कि कई सारे ऐसे नाराज़ कार्यकर्ताओं के घर पर वो मिलने पहुंचे जहां पर उनकी कुछ वीडियो भी वायरल हुई, जहां पर अब जैसे एक जो है वो कर्णदेव कंबोज हैं, उनका जब टिकट कटा तो उनको जब मनाने नायब सिंह सैनी पहुंचे तो उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया। वो वीडियो कांग्रेस की तरफ से बहुत वायरल की गई, लेकिन उनकी उस विनम्रता का असर बहुत सारे ऐसे लीडर पर पड़ा जो कि बगावत कर रहे थे, जो कि बीजेपी के खिलाफ वो काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने नायब सिंह सैनी का चेहरा देखकर, उनकी विनम्रता देखकर वो घर पहुंचे, लोगों से मिले। तो अब आप सोचिए, वो आंकड़ों में भी इसकी झलक मिलती है। बीजेपी ने इस चुनाव के दौरान 8 लोगों को निष्कासित किया, जबकि कांग्रेस ने 14 लोगों को निष्कासित किया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सबको साथ लेकर ये चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है वो नायब सिंह सैनी ने आगे बढ़ाई। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व ने उनकी इस क्षमता को पहचाना और कल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की। अब नायब सिंह सैनी के नीचे कौन रहेगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे हुए हैं और उनके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं, जिनकी अब जैसे पीडब्ल्यूडी उनके पास में था, हरियाणा की ज्यादातर सड़कें टूटी हुई थी, उसको लेकर स्थानीय लोगों में बहुत ज्यादा रोष था। तो इस बार बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये सोच रहा है कि अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है, जिसके ऊपर में विचार विमर्श चल रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जिस तरीके से राजस्थान, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रयोग किया है, उसी तरीके का कुछ प्रयोग हरियाणा में भी करने की सोच रही। तो डिप्टी सीएम किसको बनाया जाए, जातीय समीकरण को कैसे साधा जाए, क्षेत्रीय समीकरण को कैसे साधा जाए, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा है जहां पर बीजेपी अपेक्षाकृत बहुत मजबूत है मध्य हरियाणा के मद्देनजर। दक्षिणी हरियाणा के प्रतिनिधित्व को कैसे सरकार में एक ताकतवर तरीके से उसको दिया जाए, इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि उस तरीके से एक क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण साधा जाए। एक और खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि हो सकता है 12 तारीख को जो है वो हरियाणा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा जाए नायब सिंह सैनी का, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर तो कोई डेट नहीं आई है, लेकिन ऐसे विचार विमर्श 2-3 डेट पर की जा रही है। उसमें 12 तारीख को ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि हरियाणा में सरकार गठन के लिए तो बड़ी खबर आप ये भी दे रहे हैं सूत्रों के समारोह। हवाले से रवीश की 12 तारीख को हरियाणा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। रवीश रंजन शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त रवीश ने भी बताया शपथ ग्रहण को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन तारीख वो 12 अक्टूबर हो सकती है। और हरियाणा में क्यों बीजेपी इतने अपने बलबूते पर बहुमत के साथ सत्ता में उसकी वापसी हुई, कांग्रेस की हार के क्या कारण रहे, क्योंकि जो एग्जिट पोल थे, तमाम जमीन पर जो लोग उतर रहे थे वो ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस की न सिर्फ वापसी होगी, अच्छे खासे सीटों और मार्जिन से होगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इसका आकलन करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सीधा हम उन्हीं का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं हरियाणा के बलवंत तक्षक जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, पहले मैं आप ही का रुख करूंगी। ये जो जीत हरियाणा में हुई है बीजेपी की, जाहिर सी बात है एक ऐतिहासिक जीत है। कोई भी पार्टी जब से हरियाणा का गठन हुआ है उसके बाद से तीसरी बार सत्ता में वापसी इस तरह से नहीं हुई और बीजेपी की यहाँ पर बहुमत के साथ वापसी हो रही है। इस जीत की जाहिर सी बात है, आपको लगता है अब दूर दूर तक अब गूंज सुनाई देने वाली है? जय जी, पहले तो जो हरियाणा में जो परिस्थिति रही है और जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, कहीं ना कहीं अचंभित करने वाला रिजल्ट हम सबके लिए है, आपके लिए भी, मीडिया के साथियों के लिए भी। लगातार आपके लोग भी घूमते रहे, आपके चैनल से लेकर अन्य चैनलों ने जो रिपोर्ट की, मुझे लगता है कि अचंभित करने वाला भी, आश्चर्यजनक भी, और कहीं ना कहीं ये तंत्र जो है इस पे हावी रहा है, लोकतंत्र पे। ये दर्शाता है कल दोपहर के बाद जो परिस्थितियां बनी, जिसकी शिकायत हालांकि शुरू से ही हम लोग 11 बजे से ही कर रहे थे। चुनाव आयोग में अभी उसकी विस्तृत शिकायत भी जाएगी और हम उस पर चर्चा करेंगे। पर एक बात जरूर है, हरियाणा वासियों ने जिस तरह से लगातार इस चुनाव में, और मैं कहूंगा लोकसभा चुनाव के दरमियान जो परिस्थिति बनी थी और जिस तरह से अपना मत दिया था, प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी देश के चुनाव में व्यस्त थे। हरियाणा वासियों ने यदि उनको 5 सीट कम दी, 10 में आधा पर ला दिया था और कांग्रेस को 0 से 5 ले गए थे, तो कहीं ना कहीं नाराजगी प्रधानमंत्री जी के तरफ थी। इसके बाद जिस तरह हरियाणा में भाजपा के शासन से लोग दुखी थे, खुद लेकिन भाजपा के अजय लोग जी, दुखी थे यहाँ और पर कोर्स करेक्शन जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं, बीजेपी ने उस चीज का मंथन किया। लोकसभा में आप 10 सीटों पर बता रहे हैं, 5 पर आ गई थी बीजेपी। अगर 5 सीटें आई तो कैसे विधानसभा में उसको वापस से वो स्थिति रिपीट ना हो, उसको कोर्स करेक्शन यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया गया और उसका नतीजा है ये हरियाणा चुनाव। जरूर जया जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हो सकता हूं आंशिक तौर पे कि भाजपा ने कोर्स करेक्शन का प्रयास किया। 9.5 साल जिसको मुख्यमंत्री बना के रखा, उसको अंतिम 200 दिन पहले जो है उनको हटाना पड़ा, टिकटें काटनी पड़ी, बहुत सारी कोर्स करेक्शन का प्रयास किया। बावजूद हरियाणा के जो भाजपा के लोग थे खुद दुखी, निराश, और कहीं ना कहीं वो लोग लगातार पार्टी छोड़ते रहे। आपने दिखाया भी कैसे वरिष्ठ नेताओं ने जो है रोने गाने की प्रक्रिया रही, और जनता से लेकर के और सामान्य वर्ग तक, जिस तरह के विभिन्न वर्ग के लोग थे, वो भी भाजपा को नकार रहे थे। और ये भाजपा के साथियों को भी पता है कि ये जीत उनके माने उनको खुद ही नहीं पच रही है कि ये जीत कैसे गए हैं।
मैं कहता हूं कि चलिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस पर चर्चा हम जरूर 1-2 दिन में करेंगे। हमारे अंदर भी यदि कोई कमी है तो हम उसको भी स्वीकारेंगे कि कारण क्या रहा। पर जी। एक कारण जो कल दिखा है, हाँ। और उसकी आज शाम से लेकर कल तक हम चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे। उसमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही है। 3 जिलों में 15 चुनाव सीट आयोग की लगभग है, बात आपने 14 से यहाँ 15 कही सीट। और सवाल यहाँ पर अजय जी ये भी उठ रहे हैं कि जब हरियाणा में नतीजे ही आते हैं तो आप चुनाव आयोग चले जाते हैं, ईवीएम की बात करते हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जीतते हैं तब वहाँ ये बातें नहीं होती। आपसे हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बलवंत तक्षक भी हमारे साथ है और संजय कुमार को डायरेक्टर लोक नीति के, वो भी हमारे साथ है। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री आवास पर जाकर। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें और यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा जो है हाथ में यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर नायब सिंह सैनी काफी खुश दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और आज की मुलाकात की तस्वीरें हैं और आज ही केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे नायब सिंह सैनी। दिल्ली में वो आए हुए हैं, जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जो है उनसे भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का वो ट्वीट भी हम दिखाते हैं जो अब से कुछ ही देर पहले आया है हरियाणा को लेकर। खास तौर से यहाँ पर वो ट्वीट में लिख रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिला और विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा जो है उसकी भूमिका और महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो एक शुभकामनाएं प्रधानमंत्री की तरफ से नायब सिंह सैनी को दी गई है, यहाँ पर ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने बीजेपी मुख्यालय में कल जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो नायब सिंह सैनी की विनम्रता को लेकर उनकी काफी तारीफ की। एक बार सुनते हैं उनका वो बयान। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। तो जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, विधानसभा चुनाव के नतीजे को आए हुए करीब करीब 24 घंटे बीत गए हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठ रहे थे कि राहुल गांधी जो लगातार जम्मू कश्मीर हरियाणा में रैलियां कर रहे थे वो कहाँ हैं रिजल्ट आने के बाद। अब उसका जवाब इस रूप में मिला है कि उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों के नतीजों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो पहली प्रतिक्रिया आई है वो इस ट्वीट के रूप में आई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया उन्होंने कहा है। साथ ही लिखा है कि प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की ये जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, ये बात मान रहे हैं कि वो विश्लेषण करने की जरूरत है। लिखा है कि अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। यहाँ राहुल गांधी बात कर रहे हैं चुनाव आयोग के जाने की, जो कि कांग्रेस जा चुकी है। लिख रहे हैं कि सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। साथ ही लिखा है कि आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो ये राहुल गांधी का ये वो ट्वीट है, क्योंकि बार बार इस बात की चर्चा चल रही थी कि जब से रिजल्ट आए राहुल गांधी कहाँ हैं, तो उन्होंने धन्यवाद दे दिया है जो जनता का जो भी मैंडेट मिला है उसके लिए। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, हम चर्चा करेंगे, आंकलन करेंगे। हमारे साथ संजय जी भी हैं, हमारे साथ अजय उपाध्याय जी भी हैं और बलवंत तक्षक भी हमारे साथ हैं। इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे, आंकलन करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो हरियाणा में जो जीत हुई है बीजेपी की, इसकी जीत की गूंज दूर दूर तक जाएगी। हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं उसका। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं।
हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर तारुफ करा देते हैं। जगदीप संधू जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही बलवंत तक्षक जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा से ही आते हैं। दूसरे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के अजय उपाध्याय जी, वो हमारे साथ हैं। साथ ही प्रवक्ता बीजेपी के राजीव जेटली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और संजय कुमार जो कि लोक नीति के को डायरेक्टर हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हम आकलन कर रहे हैं जीत हार के क्या कारण रहे हैं। यहाँ पर संजय जी आपसे हम समझना जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से एग्जिट पोल जो है इस बार गलत साबित हुए हैं हरियाणा को लेकर। बीजेपी जो वापसी हुई है सत्ता में तीसरी बार, एक ऐतिहासिक जीत है। जीत के कारण आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ठीक हमने देखा था चुनाव से पहले कई ऐलान बीजेपी के द्वारा यहाँ पर किए गए थे। अग्निवीरों को पेंशन की बात हुई थी, किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी की बात हुई थी, कई विकास परियोजनाएं। क्या वो कारण रहा या कुछ और? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस का मिस कैलकुलेशन या मिस रीडिंग ऑफ कि हरियाणा की स्थिति क्या है, वो सबसे भारी पड़ा है कांग्रेस को। अगर आप वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो दोनों पार्टियों का वोट लगभग बराबर है, 1% का भी फर्क नहीं है। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस के हारने के कारण ये मानने लगे हम कि किसान, नौजवान और पहलवान के मुद्दे जमीन पर नहीं थे। ये सारे मुद्दे जरूर जमीन पर अभी भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस को ये लगा इन 3 मुद्दों के सहारे पूरे राज्य भर में एक नैरेटिव बना पाएगी कांग्रेस। लेकिन इन 3 मुद्दों का सरोकार किसी खास जाति समुदाय के लोगों के साथ ही था। ज्यादातर जाट समुदाय के लोगों को का ही इन चीजों के बारे में असर था। तो जिन मुद्दों को से कांग्रेस ने सोचा कि वो पूरे राज्य का मुद्दा बनेगा और इन मुद्दों के सहारे कांग्रेस राज्य भर में अपना जनाधार बढ़ा पाएगी, वो नहीं हुआ। जनाधार तो बढ़ा अगर आप 2019 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो, लेकिन इस बात का कैलकुलेशन नहीं हुआ कि कुछ और मुद्दे हैं, जैसे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या तमाम राज्य सरकार की जो काम है, उससे लोगों की नाराजगी नहीं है, उससे लोग खुश हैं। तो जो लोग खुश थे, जिन लोगों को लगा उन वेलफेयर स्कीम्स का फायदा हुआ, वो वोट बीजेपी की तरफ गया। और जिन लोगों ने किसान, नौजवान और बेरोजगारी इन सब मुद्दों पर वोट दिया, उनमें से ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो एक तरह से मिस कैलकुलेशन है कांग्रेस का, मिस रीडिंग है कि कुछ मुद्दों के सहारे वो चुनाव जीत पाएंगे। जी, वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा के बलवंत तक्षक जी भी हमारे साथ है। बलवंत जी, आपने संजय जी को सुना, आपकी नज़र में क्या कारण आपको लगते हैं बीजेपी के जीत के? क्या कांग्रेस यहाँ पर उसकी मिस कैलकुलेशन रही, वो ग्राउंड रियलिटी को रीड नहीं कर पाई? क्या वजह आपको दिखती है? मैं तो यही कहूँगा कि 10 साल में किसी भी सरकार के प्रति जो एंटी इंकम्बेंसी पैदा होती है, एक तो कांग्रेस को भरोसा था। और जो सर्वे करने वाली एजेंसियां, यहाँ तक कि मैं खुद ये मानता था कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने की संभावना नहीं है। मेरा आकलन गलत गया, सर्वे एजेंसियां गलत हो गई, सट्टा बाजार गलत हो गया, कांग्रेस का आत्मविश्वास जो बढ़ा हुआ था वो गलत साबित हुआ। और आप देखिए कि अफसरशाही जो आमतौर पर ये मानती है कि अच्छी तरह से पढ़ लेती है कि सरकार किसकी आएगी, मुख्यमंत्री के तौर पर लोग अफसरों ने उसका जवाब को फोन करने शुरू कर दिए थे। ये तय होने लगा था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा और मुख्यमंत्री दफ्तर में किस किस की एंट्री होगी। तो ये सारी कैलकुलेशन गलत हुई है। बल्कि मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। जीटी रोड बेल्ट जो अम्बाला से सोनीपत तक है, वहाँ भाजपा की स्थिति कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन उस ढंग से कमजोर नहीं थी। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाट लैंड में भी इस बार घुसपैठ की है। सोनीपत में सीटें जीती हैं, दादरी में सीटें जीती हैं, भिवानी में सीटें जीती हैं। यानी कि जाट बेल्ट में जहां भाजपा के प्रति कोई लगाव नहीं था, वहां भाजपा का सीटें जीतना एक तरह से कांग्रेस का कमजोर पड़ना है। और बड़ी बात अगर देखें तो मैं ये मानता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की जो पुत्र वधू है किरण चौधरी, वो जब छोड़ के भाजपा में गई तो हमको लगता था कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी को वो शायद सीट जिता लें। बाकी भिवानी और दादरी में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन किरण चौधरी का कांग्रेस छोड़ना
कांग्रेस के लिए नुकसानदायक और भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुआ। जी, यहाँ पर बलवंत तक्षक जी आप ये बात कर रहे हैं। अभी मैं जब रिसर्च कर रही थी मैंने खुद ने ये पढ़ा कि ऐसे कई डायनेस्ट जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, उनमें से 8 लोगों को जो टिकट मिली उनमें से 7 की जीत हुई। तो यहाँ सोचने वाली बात कांग्रेस के लिए भी मंथन करने की होगी कि उसके जो नेता अगर छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनको कैसे उनको रोका जाए, क्योंकि उसका असर, जैसे कि किरण चौधरी की बेटी का आपने बात करा, वो भी जीत गई हैं, कि किस तरह से असर होता है। यहाँ पर हमारे साथ जगदीप संधू जी भी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हरियाणा के, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। बीच में उनका भी कनेक्शन यहाँ पर टूट गया है। चलिए, हमारे साथ जगदीप संधू जी भी है, हरियाणा से ही आते हैं। जगदीप जी, आपसे ये समझना चाह रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हमने देखा रोजगार को, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है, और हमने देखा राहुल गांधी ने किस तरह से डंकी के मुद्दे को उठाया था। तो रोजगार के लिए बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का वादा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया गया, एमएसएमई के लिए आसान लोन की बात की गई। ये तमाम वादे, कोर्स करेक्शन, बार बार जो बात हो रही है, आपको लगता है जीत का एक कारण बीजेपी का ये भी रहा और तमाम समुदायों से उसको वोट मिला, यहाँ तक कि ग्रामीण और शहरी वहां से भी वोट मिला है? जया जी, कहा जा सकता है कि हाँ। जो जीत भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिली है, ये एक तरह से अप्रत्याशित जीत कही जा सकती है कांग्रेस के दृष्टिकोण से, या अन्य जो पॉलस्टर हैं, या जो सर्वेक्षण करने वाली कंपनी है, या जो पत्रकार हैं, या जो विश्लेषक हैं, उनके दृष्टिकोण से भी। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद जो ये नई चुनौती विधानसभा की थी, इस चुनौती के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के प्रयास किए और जितनी गहनता से उन्होंने धरातल पे काम किया, ये आम लोगों को या आम विश्लेषकों को, पत्रकारों तक को इस बात का आभास नहीं हुआ, वो समझ नहीं पाए। और जब उन्होंने अपना जो संदेश चुनाव से ठीक पहले ये देना शुरू किया, तो उसको बड़ा हल्के में लिया गया, ऐसा समझा पार्टी के पास ऐसी अभी संभावना बहुत कमजोर है, और ये जो संदेश वो दिए जा रहे हैं वो शायद इतने सशक्त तरीके से लोग स्वीकार ना करें, क्योंकि 10 साल का शासन हो चुका था, और 10 साल के शासन में जिस तरह के सवाल पैदा हुए कार्यप्रणाली को लेके, और पिछले मुख्यमंत्री के उनकी कार्यशैली को लेके, और जिस प्रकार से अलग अलग वर्गों में एक असंतोष देखा जा रहा था, तो उनको देखते हुए ये लग रहा था कि शायद ये संदेश जो भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव के समय में दे रही है जी। वो उतने तरीके से लोग स्वीकार ना करें। लेकिन ये जो परिणाम आए हैं उसमें ये साबित होता है जी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, लोगों ने इस पर विश्वास किया। बिल्कुल। और जगदीप जी हमारे साथ, किया। क्योंकि ऑपोजिशन में एक जो है ऑपोजिशन की एक प्रमुख पार्टी बन के उभरी है कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, अजय उपाध्याय जी भी। अजय जी, यहाँ पर हम आप जान रहे हैं, पूरा विश्लेषण कर रहे हैं और एक जेन्युइन विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पार्टी के भीतर भी मंथन चल रहा होगा, राहुल गांधी का हमने ट्वीट भी दिखाया, चिंतन मंथन चल रहा है। आपसे समझना चाह रहे हैं, हरियाणा में भूल कहाँ हुई? आप लोगों ने जाटों को गोलबंद जो है ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि काफ़ी उम्मीद थी जाट वोटों से। आपने विनेश फोगाट को मैदान में उतारा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने करीब 26 जाटों को यहाँ पर जो है टिकट दिया, और वहीं बीजेपी ने 16 को दिया था। क्या वजह आपको नजर आ रही है कांग्रेस की हार की? देखिए जया जी, जाटों की बात नहीं है, हम तो 36 बिरादरी की बात करने वाले लोग, और निरंतर प्रयास किया जिन मुद्दों को उठाने का, जैसा कि संजय जी ने भी कहा, संधू जी ने भी कहा, और आपके इससे पहले वाले जो वक्ता थे उन्होंने भी बात रखी, बलवंत जी ने, कि भाई पार्टी का जो हमारा क्या था, हमारा नजरिया था किसान, नौजवान, पहलवान, युवा में जो बात है, युवा में कोई जाति और धर्म नहीं थी। संजय जी भी पहले जब विश्लेषण कर रहे थे पिछले, तो अजय जी इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के भीतर हुड्डा वर्सेस सैलजा की जो लड़ाई थी, वो एक वजह लग रही है आपको? उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। चलिए बताइए। संजय जी ने एक बात रखी, संजय जी लगातार विश्लेषण करते थे और बड़े सुलझे हुए विश्लेषक हैं, उनकी बात को मैं बड़ा तवज्जो देता हूं। जी बताइए। मुझे किसी विश्लेषण में नहीं लगा कि कांग्रेस पार्टी वहां हार रही है और भाजपा जीत रही है। मुझे लगता है आज जो भी कहें, पर सच्चाई सबने देखी थी कि हरियाणा में सभी
तरह के लोगों की जो एक ही बात थी, यहाँ तक कि भाजपाइयों की भी, वो भी नहीं मान रहे हैं कि वो जीत रहे थे। तो यह प्रत्याशित इसीलिए है कि इसका विश्लेषण जरूरी है। चुनाव आयोग पर प्रश्न इसलिए हम लगा रहे हैं कि कल दोपहर के बाद लगातार स्लो मोशन में चली है उनकी चुनावी प्रक्रिया। कई जगह ईवीएम मशीन में 99% जो है आई है बैटरी अजय जी, चार्ज। बिल्कुल आपकी सारे पॉइंट मुद्दे को मैं हैं, आगे इन बढ़ाऊं, मुद्दों अगर पर हम आप जा चुनाव रहे हैं। आयोग की जो और बात कर रहे जनता हैं। ने 10 जी सेकंड से दीजिए, जी जनता ने जो भी आशीर्वाद दिया है, हम उसको स्वीकारते भी हैं। ऐसा नहीं कहते कि पूरे हरियाणा में सभी बूथ पर ऐसा हुआ है, पर कुछ जगह ये जी, गलतियां मेरा हुई है सवाल यही और था कि खामियां आप हैं। चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं और जी, कुछ जगह बैटरी की गड़बड़ी की बात कर रहे हैं कि हाँ, कुछ ऐसी 15-16 कंस्टिट्यूएंसी में ये घटनाएं हुई हैं। जहां तक आपने हुड्डा साहब और सैलजा जी की बात की है, जी तो कम से कम आपने तो ये जरूर देखा होगा कि हुड्डा साहब या सैलजा जी दोनों कोई फफक के रो तो नहीं रहे थे। रामविलास शर्मा जी तो फपक के पब्लिकली रोते हुए लेकिन पाए जिस गए। वक्त उनको तो वो सैलजा जो जी को हरियाणा वो में होना नाराजगी, चाहिए था, वो दिल्ली में यदि थी और ये खबरें नहीं, नहीं, उठी थी नहीं, नहीं, बीजेपी में ये उनको नैरेटिव ऑफर की। चलाने का ये जो साजिश हुई है जनतंत्र को, लोकतंत्र को हड़पने का, उस साजिश को कहीं ना कहीं एक अंजाम देने के लिए सारे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। सच तो ये है कि 15 सीट गड़बड़ी की गई है हरियाणा में और गलत तरीके से जीत दर्ज की गई है। ये हरियाणा के आम जनता के द्वारा जीत नहीं है, ये तंत्र के द्वारा जीत हुई है, ये हड़पने का प्रयास है। संजय जी से भी इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। संजय जी, आपको क्या लगता है, यहाँ पर अजय जी को आपने सुना, आपसी कलह कहीं ना कहीं थोड़ी कांग्रेस पे भारी पड़ी है यहाँ पर? देखिए, चुनाव के नतीजों से तो निश्चित लगता है कि आपसी कलह भारी पड़ी है, क्योंकि जब आप पार्टी के शीर्ष नेता अगर एक स्वर में ना बोले तो जनता के मन में कुछ न कुछ तो दुविधा होती है। अब इसका आकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि हाँ, कितनी दुविधा हुई होगी। लेकिन हमने अपने जो सर्वेक्षण किए उसमें भी बहुत साफ दिखाई पड़ता था। जनता को लगता था कि अगर पार्टी के बीच में अंदरूनी एक तरह से मनमुटाव, मैं कलह तो नहीं कह रहा हूँ, मनमुटाव है, लीडर एक साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो जनता के मन में इसका फर्क पड़ता है और वो नेगेटिव ही है। कोई पॉजिटिव उसके लिए जनता के मन में फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और जगदीप जी, यहाँ आपसे हम ये समझना चाहें, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उठाया गया और उसका फायदा जो है कांग्रेस को भी मिला, इंडिया गठबंधन को मिला, यहाँ पर आरक्षण वाला वो जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं काम आपको लग रहा है नहीं आया और बीजेपी को इस बार जो है पहले से ज्यादा यहाँ पर एससी सीटें मिली है? कहा जा सकता है कि देखिए, इसमें एक और बात भी है। वो मुद्दा तो ठीक है कि चुनाव के मंच पे उठाया गया और प्रचार में उठाया गया, लेकिन समानांतर तौर पे जो टिकटों की बंटवारा हुआ उसमें वहां जो न्याय की बात होती है तो वो वहां दिखाई नहीं दी। अब वो उसको बैलेंस करने के लिए कांग्रेस ने वैसे प्रयास भी नहीं किए, और जब प्रयास किए तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो ये जो कहा गया, जिस मुद्दे को उठाया गया और उसको प्रदेश में दिखाने में जिस तरह से वो उस वक्त में असफल हुए, तो वो विश्वसनीयता उसकी शायद लगता है कि कुछ सवालों के घेरे में आई, और लोगों को ये लगने लगा, उस सामाजिक वर्ग को ये लगने लगा कि शायद आने वाले समय में उस प्रकार का गंभीरता कांग्रेस में ना दिखाई दे प्रदेश के स्तर पे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कार्यकाल था उसमें कुछ ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी थी जो उसी सामाजिक वर्ग से संबंधित थी। तो ये विश्वसनीयता का सवाल ज्यादा बड़ा बनता है बजाय इसके कि ये मुद्दा उठाया गया। और जिस तरह के मुद्दे सारे प्रचार में रहे, उन मुद्दों की अगर रीच की बात करें तो संजय जी से बेहतर कोई नहीं उसका आकलन कर सकता। लेकिन ये जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों में कहा जा सकता है कि लोगों ने अपने ढंग से जो धारणाएं बनाई हैं या विश्वसनीयता बनाई, वो एक अलग है, और जो प्रचार किया गया है, प्रचार के द्वारा वो विश्वसनीयता कायम करने की कोशिश की गई, वो बिल्कुल भिन्न है। जी अजय जी, यहाँ पर अब हम जानते हैं कि इस साल जो है झारखंड और महाराष्ट्र का भी चुनाव है, अगले साल दिल्ली का है, बिहार का है। अब जबकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे सबके सामने है, तो क्या सबक यहाँ कांग्रेस लेगी और इंडिया गठबंधन के साथ बाकी दलों के साथ अब बार्गेनिंग करने में आपको लगता है थोड़ा कांग्रेस जो है कहीं कमजोर रहेगी? जय जी, बार्गेनिंग का कोई प्रश्न नहीं है, हम सब सहयोगी साथी हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह वहां की जनमानस ने समर्थन किया है इंडिया अलायंस को,
उसके लिए शुक्रगुजार हैं हम लेकिन लोग। आप और लोगों का जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन जम्मू में बहुत ही खराब हाँ, रहा नहीं, है, ठीक है। ये आप नहीं, जानते बहुत हैं। खराब नहीं रहा है, बहुत नहीं खराब नहीं रहा है। नहीं, आपने जितने हमारा उम्मीदवार प्रदर्शन- उतारे उसमें से कितने हमारा सीटें प्रदर्शन परसेंटेज अगर आप देख लें 15% ही जीत पाए हैं। जम्मू में जो सीट है उस आकलन से जो भाजपा चाह रही थी और उसकी जो वहां पे इम्पोर्टेंस था, जो उनका प्रेजेंस था, उस हिसाब से हम लोगों ने बेहतर किया है वहां। और भाजपा को जितना जितना चाहिए था उस हिसाब से उसने कम किया है। 29-30 सीट आई है भाजपा की, जम्मू रीजन से ही आई है। कश्मीर के रीजन में तो बात ही खत्म हो लेकिन गई। ओमर अब्दुल्ला साहब का खुद का तो- बयान आया है। मैं अजय जी आपको बता दूं, ओमर अब्दुल्ला का आपसे कुछ देर पहले बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कोई मैं तो नहीं कह सकता कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखता हूं, उसकी कमान मेरे हाथों में है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस को सोचना चाहिए। आपके गठबंधन के साथ ही ये बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, हमारे साथी हैं, उनको जो भी बात करना है, पर ये सामूहिक कहीं ना कहीं दोनों जगह जो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह जो हमारा अलायंस था, अलायंस के कारण एक पूरा पॉजिटिव माहौल था जम्मू कश्मीर में। और भाजपा जो नैरेटिव लेकर चली थी उसका राष्ट्रव्यापी स्तर पर वो नैरेटिव फेल हुआ है, तो उसमें कांग्रेस के बिना नहीं संभव था। सबको पता है कैसे राहुल गांधी जी, हमारे खड़गे साहब दोनों गए थे। अजय जी, इस हम इलेक्शन इस को अलायंस चर्चा को रखेंगे जारी। चलिए, जम्मू कश्मीर में माना कि आप लोग मिलकर सरकार चलाएंगे और जम्मू कश्मीर की जनता भी चाहती है, एक स्ट्रांग एक अच्छा मैंडेट आप लोगों को दिया है। और आज 10 साल बाद, क्योंकि यहाँ पर अब सरकार विधानसभा यहाँ पर बन रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग चाहते हैं एक मजबूत सरकार आए। हरियाणा पर खास तौर से हम जो चर्चा कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, जीत हार के कारणों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा, हमारा विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। तो इस जीत की गूंज दूर दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री ने कल बीजेपी मुख्यालय में ये बात कही थी। हरियाणा के नतीजों पर हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो दोनों ही राज्यों का, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो नतीजे आए हैं उसका विश्लेषण कर रहे हैं हम। आगे क्या संदेश जाता है ये भी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, सीधा अब उन्हीं का रुख करते हैं। अजय जी, यहाँ पर ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, अब आगे क्या, क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो क्या एक सबक यहाँ पर कांग्रेस लेगी और आगे की क्या रणनीति, स्ट्रैटेजी अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की रहेगी? देखिए, चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सभी पार्टियों को हार जीत अपनी जगह पे है। हर चुनाव में कुछ न कुछ उसको सबक जनता भी देती है और हम संगठनात्मक तौर पे भी हम लोग लेते हैं। तो ये जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक प्रक्रिया में आपको कहां और क्या पाया और क्या खोया उसका विश्लेषण जरूर करना चाहिए, आत्मावलोकन भी करना चाहिए, हम उसको जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, इस चुनाव के कई मायने हैं। किसान, मजदूर, पहलवान, नौजवान, जो भी समस्याएं हैं, यदि मूल तौर पे जो समस्याओं पर हम सड़क से संसद तक आवाज उठाने का काम करते हैं, यदि उसके बाद इस तरह के रिजल्ट किसी टेक्निकल और संस्थागत समस्याओं के कारण हो रहा है, तो इससे जनता कभी कहीं ना कहीं तंत्र पर भरोसा कम कर देती है। इसलिए तंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग को खुल के आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी विश्वसनीयता को कायम करनी चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र पर एक काला धब्बा लगेगा फ्यूचर में। जिन राज्यों की बात है, चुनाव जीत हार होती रहती है। हम कई जगह जैसे जम्मू कश्मीर में हार और जीत हुई, हम उस पर प्रश्न इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी प्रोसेस कल दिन भर सही से चली है। जब हम जीत रहे थे तब भी हमने 11 बजे कंप्लेन किया है हरियाणा को लेकर। हम जब 72 सीटें दिखा रही थी बहुत सारे चैनल, तब हमने कंप्लेन की थी, क्योंकि वो प्रक्रिया का प्रॉब्लम था, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आने वाले चुनाव में भी हम इसका ख्याल रखेंगे और चाहेंगे कि सरकार, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो या सिंगल इंजन की सरकार हो, सरकार को चुनाव में पारदर्शिता बरतने के लिए चुनाव आयोग का सहयोग करना चाहिए और दबाव किसी भी तरह का तंत्र का नहीं होना चाहिए लोकतंत्र पर। चलिए अजय जी, बहुत बहुत लोकतंत्र कमजोर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका। जगदीप जी आपका भी, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी और हमने कोशिश की हरियाणा में, और सुबह हमने दिखाया था जम्मू कश्मीर पे भी हमने बात की थी कि किस तरह से जो नतीजे हैं उसका सीटों वार वोट परसेंटेज के हिसाब से भी हमने आकलन किया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।